हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम लेकर आए हैं जायसी, और इसमें हम पढ़ेंगे जायसी की प्रेम भावना। और ये जो टॉपिक है ये किसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो HPSC का सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए मैं स्पेशली कंटेंट लेकर आई हूँ। साथ ही इसी तरीके का क्वेश्चन का जो आंसर है वो MA और BA वाले स्टूडेंट के भी लिखने के लिए आता है। साथ ही ये वीडियो जो है TGT PGT एस्टेट वालों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो बच्चे भी इस वीडियो को देखें और जो आपके कुछ जो मेन बातें हैं उन्हें आप नोट कर ले, मुख्य मुख्य बातें। क्योंकि जो PGT एस्टेट है ना, आजकल ऐसे सीधे सीधे तौर पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो ही आपका काम चलेगा। तो दोस्तों, HPSC का जो सब्जेक्टिव पेपर अभी डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए मैंने बताया था कि कई इंपॉर्टेंट वीडियोस में डालूंगी जो प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले होंगे। जैसे कि मैंने कबीर के डाले, जो भी कबीर से बन सकते थे, और मैंने सबसे पहले भक्ति काल उठाया। भक्ति काल के अंदर 4 प्रमुख कवि हैं, तो संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य के। और उनके बारे में अब मैं जो सूफी काव्य है और उसके जो प्रवर्तक हैं, यानी कि जो उस धारा के प्रमुख कवि हैं, वो जायसी हैं। तो सूफी काव्य है क्या, हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि उसमें जायसी ने किस प्रकार की प्रेम भावना को अपने काव्य में स्थान दिया है। जायसी की जो प्रेम भावना है वो किस प्रकार की है, तो यहाँ से पढ़ेंगे, काफ़ी बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। यहाँ पर जो मैं कंटेंट लेकर आई हूँ इस टॉपिक के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, और HPSC वालों को 10 नंबर का ही लिखना है। तो 10 नंबर में आप इसमें से प्रमुख प्रमुख बातें आप छाटेंगे, मैं पॉइंट बनाकर आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने ये भी बताया कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। पहले एक पैराग्राफ से आंसर स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अगर बनते हैं तो कुछ एक पॉइंट्स में लिखिए, उसके बाद लास्ट में जो कंक्लूजन निकाले वो भी आप एक पैराग्राफ से लिखें, तो आपका आंसर जो है राइटिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव रहने वाली है। अब कई बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे, उनका जवाब तो खैर मैं इस वीडियो में नहीं दूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट जायसी, तो सबसे पहले आपको जिस कवि के बारे में भी आप लिख रहे हैं उसका जन्म आपको जरूर पता होना चाहिए। 1492 में इनका जन्म हुआ और 1542 में इनकी मृत्यु हुई। अब पढ़ते हैं हम जायसी की प्रेम भावना। तो जायसी का जो पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी प्रेमा खान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अब यहीं से एक थोड़ी सी बात हम समझ ले कि सूफी प्रेमा खान यानी कि प्रेम तो है इसमें, तो सूफी प्रेमा खान क्या हैं, किस प्रकार की थी काव्य परंपरा, किस प्रकार के प्रेम को इसमें महत्व दिया जाता था, वो बात इसमें हम पढ़ेंगे। तो एक बार देखते रहें, क्योंकि अगर मैं बोलकर बताऊंगी फिर हम पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना समय किसी के पास भी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलिक मोहम्मद जायसी, आप लिख सकते हैं पेपर में ब्रैकेट में, इनका जन्म 1492 से 1542 ईस्वी। इनका ये सूफी प्रेमा खान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत जो है सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये देखो PGT वालों के लिए यहाँ पर 2 प्रश्न बन जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जायसी की प्रेम भावना आप बताएंगे तो शुरू में आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि अवधी भाषा में लिखी पद्मावत जायसी ने, और ये सूफी काव्य धारा का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण किया गया है। ये दोनों का भी आपको पता होना चाहिए कि पद्मावत में सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती और राजा रतन सेन के प्रेम का चित्रण किया गया है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित, देखो सूफी कवि हैं ये कहने को तो, लेकिन यहीं से आपको सूफी प्रेमा खान समझ में आएगा, ध्यान से देखना। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में, जैसे कि अपने घरों में पहले दादी नानी भी कहानियां सुनाती थी, आप भी पढ़ते थे, तो प्रचलित जो लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं को अपनी काव्य वस्तु बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूफी कवि जो थे उन्होंने हिंदू घरों में जो लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथाएं थी उनको ही अपने काव्य का काव्य वस्तु बनाया। अब कहने को ये सूफी काव्य हैं, मुस्लिम कवि हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में जो लोक प्रसिद्ध गाथाएं थी ना उनको अपने काव्य वस्तु बनाया, तथा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। दूसरा प्रमुख पॉइंट, लौकिक प्रेम के माध्यम से इन्होंने किसको दर्शाया है, अलौकिक प्रेम। देखो राजा, जैसे कि महारानी पद्मावती है और राजा रतन सेन है।
अगर हम इनके प्रेम का चित्रण करते हैं तो ये लौकिक प्रेम हुआ। इसी के माध्यम से जब हम आत्मा का परमात्मा से मिलन करते हैं, आत्मा और परमात्मा को प्रिय और प्रियतम कहा इन्होंने, जब उनका मिलन होता है तो वो अलौकिक प्रेम होता है। तो इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। रतन सेन यहाँ जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का। तो याद रखना है, याद हो जाएगा कि पद्मावती जो है परमात्मा का, देखो यहाँ पर उल्टा है, जो फीमेल है वो परमात्मा का प्रतीक है और जो रतन सेन है यहाँ पर वो जीवात्मा का प्रतीक है। ये दोनों बातें याद रखना है। सूफी काव्य परंपरा के सभी ग्रंथों में प्रेम की महत्ता स्वीकार की गई है। ये कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने का संदेश देते हैं। इश्क मजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने का संदेश देते हैं। मेन पॉइंट आप कौन कौन से लिखेंगे, जैसे कि आपने दोनों लाइनें यहाँ तक आप लिखेंगे, ये प्रमुख ग्रंथ है। इसमें फिर बताएंगे चित्तौड़ के राजा रतन सेन सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण किया, और ये बात भी आप बता सकते इसमें, और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। रतन सेन जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का। बस इतना लिखकर फिर आगे आपको लिखना है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने का संदेश देते हैं। सूफी मत में प्रेम का विशेष महत्व है। अब महत्व क्या है ये हम पढ़ते हैं। यहाँ से आपको अब क्या निकाल कर आते हैं, अपने पॉइंट्स बनाने शुरू कर देने हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक प्रेम गाथा काव्य है। जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखी गई और प्रेम गाथा काव्य है जो सूफियों की प्रेम पद्धति पर आधारित है। इस महाकाव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से, देखो यही बातें सारी रिपीट हो रही है तो यहाँ से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें जो मेन बात आएगी वो मैं आपको बता दूंगी। इस महाकाव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके। पद्मावत के पूर्वार्ध में प्रेम की प्रधानता है जबकि उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता का निर्वाह किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पीजीटी एस्टेट वालों के लिए इस तरीके के पॉइंट आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो पद्मावत का जो शुरू का हिस्सा है कहानी का, उसमें तो प्रेम की प्रधानता है, और जब उसका उत्तरार्ध है उसमें ऐतिहासिकता का निर्वाह किया गया है। ठीक है, जायसी की मान्यता है, अब ये बातें भी हम बता चुके हैं कि इश्क मजाजी यानी कि लौकिक प्रेम के द्वारा इश्क हकीकी यानी कि ईश्वरीय प्रेम को पाया जा सकता है, ये बात भी हम बता चुके हैं। तो ये वाली बात आपको लिखकर फिर ये बातें दोबारा रिपीट नहीं करनी है। रतन सेन का पद्मावती के प्रति प्रेम इसी प्रकार का है। प्रेमी के हृदय में प्रिया के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए, अब देखो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आई है, प्रेमी के हृदय में प्रिया के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए चित्र दर्शन, स्वपन दर्शन या सौंदर्य प्रशंसा का आश्रय लिया जाता है तथा प्रेमी प्रिया को पाने के लिए सर्वस्व त्याग कर विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ अंत में उसे प्राप्त कर लेता है। ये बातें आपको यहाँ से लेकर जरूर लिखनी है। ठीक है, क्योंकि प्रेमी जो होता है ना वो अपनी प्रिया को पाने के लिए सारे विघ्न बाधाओं को पार करता है, अपना सब कुछ त्याग देता है और उसका लिए क्या करता है, प्रेमी के प्रति प्रिया के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए या तो उसका चित्र दर्शन करता है या स्वप्न में दर्शन करता है या सौंदर्य प्रशंसा का आश्रय लिया जाता है। हीरामन तोते द्वारा पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर, जैसे इसी में एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, व्याकुल हो गया और सिंगलदीप जाकर उससे अंततः अनेक कष्ट झेलने के उपरांत पद्मावती को प्राप्त कर लिया। तो ये बात आप लिखे तो लिखे, नहीं तो यहाँ तक आपको उसे जरूर लिखना है। जैसे किसी पथिक को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुछ मंजिलों को पार करना पड़ता है, वैसे ही जीवात्मा को हक यानी कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए 4 मुकामात मंजिलें पार करनी होती है, जिनके नाम सूफी मत के अनुसार है। जैसे हम कह देते हैं अपनी आम भाषा में भी, किसी भी पथिक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 4 मंजिलों को पार करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो जीवात्मा है ना, उसको ईश्वर तक, जीव आत्मा यानी कि मैं एक इंसान हूँ, जीव हूँ और मेरे अंदर एक आत्मा है, तो इस आत्मा को ईश्वर तक पहुँचने के लिए 4 मंजिलें मुकामात पार करनी पड़ती हैं। और वो कौन कौन सी हैं सूफी मत के अनुसार? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। इन्हें पार करके वह परमात्मा को से एकाकार हो जाता है। ये सारी बातें जायसी ने बताई हैं। उसके बाद है, जायसी ने पद्मावत में इसी प्रेम सूफी प्रेम पद्धति को अपनाया है। अब आप इसे लिख सकते हैं कि जैसे कि जायसी ने
पद्मावत में सूफी प्रेम पद्धति को अपनाते हुए और 4 जो मंजिल हैं वो उन्होंने बताई हैं, जो ईश्वर आत्मा जो जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए जिन मंजिलों को पार करती है उनके नाम है शरीयत। इसे आप अपने शब्दों में बनाकर लिखें, सारी बातों को कम शब्दों में बनाकर लिखें। जायसी ने पद्मावत में ये हो गया। पद्मावती के अनुपम रूप सौंदर्य की प्रशंसा से प्रभावित राजा रतन सेन योगी बनकर क्या बनकर जाता है? योगी बनकर जाता है, सिंगल द्वीप जाता है। मार्ग में क्या आता है? समुद्र यात्रा के समय अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु उन्हें पार करता हुआ अंततः पद्मावती को पा लेता है। लौटते हुए रास्ते में फिर विघ्न आते हैं, पद्मावती उसे बिछुड़ जाती है, किंतु प्रेम की दृढ़ता के कारण उनका पुनर्मिलन होता है, जैसा कि हर प्रेमी के साथ होता आया है। चित्तौड़ लौटने पर राघव चेतन की दुष्टता के कारण अलाउद्दीन बादशाह, अलाउद्दीन यहाँ पर माया का प्रतीक है, तो चित्तौड़ लौटने पर जो राघव चेतन की दुष्टता के कारण अलाउद्दीन बादशाह पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है तथा राजा रतन सेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है, किंतु गोरा बादल की तत्परता से कारागार से मुक्त होकर चित्तौड़ लौट आता है। अब जो राजा रतन सेन है उसको दिल्ली में बंदी बना लिया जाता है, तो वो गोरा बादल के सहयोग से उसे कारागार से मुक्त होकर वापस जो है चित्तौड़ लौट आता है। अब ये गोरा बादल का वर्णन कौन से ग्रंथ में है तो ये पूछा जाता है, तो ये पद्मावत में है। ये पीजीटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। चित्तौड़ लौटकर जो है राणा वीरपाल से उसका युद्ध होता है, उसमें वह वीरगति को प्राप्त करता है तथा राजा रतन सेन की दोनों रानियां, राजा रतन सेन के 2 रानियां होती हैं नागमती एवं पद्मावती, उसके साथ सती हो जाती हैं। इस प्रकार राजा रतन सेन रूपी आत्मा, देखो राजा रतन सेन की क्या थी? आत्मा फना होकर अन्न लहक की अधिकारिणी बनकर पद्मावती रूपी परमात्मा में एकाकार हो जाती है, यानी उसको पा लेती है। ठीक है, तो ये इतनी बातें भी आप ना लिखें, तो अभी और भी मैं बताऊंगी। इनमें से जो आपको मुख्य मुख्य बातें लगे वो 10 मिनट में आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के दौरान इस क्वेश्चन को पढ़कर आप वही बातें लिखें जो आपको वहाँ पर, मान लो ये प्रश्न आपके पेपर में ही आ गया, तो आप इसका आंसर किस प्रकार से करेंगे। जायसी ने पद्मावती को परमात्मा मानकर उसके रूप सौंदर्य की अलौकिक छटा संसार में व्याप्त दिखाई है। संसार में जो कुछ सुंदर है सब उसी का प्रतिरूप है। जैसे इसने ये बात कही है, रवि शशि नखत दीपई ओही ज्योति रतन पदार्थ मानिक मोती, ये सब जो है ना उसका क्या अलौकिक छटा का वर्णन किया है। यहाँ पर पद्मावती को परमात्मा मानकर उसके रूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये पंक्तियाँ आप जरूर लिखें अपने आंसर में। ठीक है, आगे यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें आएंगी और भी आपके पेपर को आंसर को पुष्ट करने के लिए। जायसी का मत है कि प्रेम की चिंगारी यदि हृदय में पड़ गई है और उसे सुलगाते बन पड़ा तो उस अद्भुत अग्नि से सारे लोक विचलित हो जाते हैं। तो ये बात भी आपको लिखना है कि मोहम्मद चिनगी प्रेम के सुनी मही गगन डेराई धनी विरही ओ धनी हिया जह अस अग्नि समाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका कि भगवत प्रेम की चिंगारी गुरु के हृदय में डाल पाता है, किंतु उसे सुलगाना साधक का काम है। भगवत प्रेम की जो चिंगारी होती है, जो परमात्मा को पाने की, वो जो गुरु है ना, वो ही किसी के हृदय में डाल सकता है, और इसे जो सुलगाने का काम करता है वो साधक का काम है। चिंगारी कौन लगाएगा? गुरु लगाएगा। गुरु तो ईश्वर का आभास मात्र कराता है, किंतु भावना के उत्तरोत्तर उत्कर्ष द्वारा शिष्य उसे पूर्णता तक ले जाता है। तो ये बात आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। प्रेमी को प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होती है। सच्चा प्रेम क्या है? अब आप पॉइंट में इसमें बनाने की कोशिश करेंगे कि जायसी ने ये बताने का प्रयास किया। पहले तो आप लौकिक है, लौकिक है और राजा रतन सेन ने पद्मावती को पाया, ये सारी बातें आप बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि जायसी ने ये भी बताने का प्रयास किया कि सच्चा प्रेम है क्या। इसका वर्णन उन्होंने हीरामन तोते के मुख से भी जायसी ने कराया है। सच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर फिर समाप्त नहीं होता, यद्यपि उसमें दुख झेलना पड़ता है, पर जिस पर एक बार प्रीति बेली छा गई, यानी कि प्रेम की जो बेल छा गई, उसके हृदय में और किसी भाव के लिए स्थान ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जायसी ने ये कहा कि सच्चा प्रेम जो है एक बार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आपको लिखना है। निश्चय ही जायसी की जो प्रेम भावना है, आप लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, जायसी की प्रेम भावना अत्यंत सात्विक है
तथा वह लौकिकता से प्रारंभ होकर अलौकिकता की ओर अग्रसर हुई है। पॉइंट नंबर 2, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप बताएंगे जायसी ने प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उस ईश्वर का रूप सिद्ध किया है। जायसी ने फारसी, देखो जायसी ने जो प्रेम की महत्ता का रूप बताया वो ये बताया कि ईश्वर का रूप ही सिद्ध किया है, कि जो प्रेम है वो ईश्वर का ही रूप है। जायसी ने फारसी प्रेम पद्धति को आधार ग्रहण करते हुए प्रेम की पीर अर्थात विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण पद्मावत में किया है। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जायसी ने फारसी प्रेम पद्धति का आधार ग्रहण किया, ठीक है, और कहने को फारसी जो प्रेम पद्धति है उसी प्रकार की प्रेम पद्धति जो है हमारे हिंदू घरों में जो गाथाएं गाई जाती थी प्रेम की, उस पद्धति से ही मेल खाती हुई है। नागमती की विरह वेदना संपूर्ण संसार में व्याप्त दिखाई देती है, तो यहाँ से एक पॉइंट बना सकते हैं। फिर विरह ताप एवं प्रेम की पीड़ा का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण पद्मावत में उपलब्ध है। अगला पॉइंट आप जो भी है वो बना सकते हैं। जायसी की प्रेम पद्धति में लौकिक कथा के बीच बीच में आध्यात्मिक संकेत होने के कारण ये काव्य ग्रंथ एक समासोक्ति है, तो इसको आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। वे सिंगल दीप को मानव शरीर का प्रतीक मानते, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। देखो सिंगल दीप को मानव शरीर का प्रतीक बताते हैं जिसमें 9 चक्रों का विधान है। यही नहीं, संपूर्ण कथा का आध्यात्मिक परिहार भी इसमें किया गया। ये बातें आप रहने दें, आपको नहीं आएगा। फिर आप ये बता सकते हैं कि जायसी की प्रेम पद्धति में लौकिक कथा के बीच बीच में आध्यात्मिक संकेत होने के कारण ये काव्य ग्रंथ एक समासोक्ति है। इसका उदाहरण यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो ये आप फिर इसमें से अगर 1-2 लाइन पूरा भी आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन पंक्तियों में पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक है, तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। सूफी काव्य में सभी ने पढ़ रखा है कि पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक, चित्तौड़ को शरीर का, और मन राजा रतन सेन का, और हृदय सिंगलदीप का, और जो गुरु है वो हीरामन तोता का प्रतीक है। संसार जो है नागमती का प्रतीक है। शैतान राघव चेतन का, और जो माया है वो अलाउद्दीन का प्रतीक है। बस आपको इतना ही इसमें लिखना है। यद्यपि इन प्रतीकों के आधार पर संपूर्ण कथा की व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु इतना निश्चित है कि जायसी ने जानबूझकर कथा के बीच में अप्रस्तुत अर्थ का समावेश करते हुए आध्यात्मिक संकेत दिए हैं। इसलिए संपूर्ण कथा को अन्योक्ति न मानकर समासोक्ति कहना ये समासोक्ति और अन्योक्ति 2 अलंकार है हमारे पास, ठीक है। अन्योक्ति जहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, कुछ ऐसा समास का होता है, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ तक इन बातों को लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी अलाउद्दीन तक। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा, इसमें जो आपको अच्छा लगे ना वहाँ से आप पॉइंट बना लें। बस ये इतना ही था भाई। और अगला जो है, अगला तो पॉइंट ही आ गया नया कि जायसी के काव्य में लोक तत्व, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसे हम कल के उसमें पढ़ाएंगे कि जायसी का जो ग्रंथ है ना, देखो इसमें क्या बताने का प्रयास किया है, मैं आपको ये बताती हूँ कि जायसी की जो प्रेम भावना है ना, जायसी का जो प्रेम है उसमें क्या बताया है इसने, किस प्रकार की प्रेम पद्धति को इन्होंने अपनाया है, वो सारा इसमें बताया कि जायसी के प्रेम को आप समझें। सूफी काव्य परंपरा को अपनाया, पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया, और इसमें किस प्रकार से वो 4 जो थे मंजिलें थी उन्हें पार करते हुए हम अलौकिक प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, वो सारे बताने हैं। फिर पद्मावत के संबंध में आपको एग्जाम्पल देना है राजा रतन सेन और पद्मावती का। राजा रतन सेन ने किस प्रकार से सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए पद्मावती को प्राप्त किया। फिर अगले पॉइंट में आपको पद्मावती ये किस किस का प्रतीक है, उसका प्रेम में मैंने बताया समासोक्ति अन्योक्ति, ये वाली बातें बतानी है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ना बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।